कैबिनेट होगी और कैबिनेट में ये मुद्दा भी रहेगा। सिर्फ शिमला नहीं, शिमला से पूर्व में कई दफ़े मुख्यमंत्री जी से निजी तौर पर मिला। मैं दिल्ली में भी मिला, मैं जयपुर में भी मिला। तो कैबिनेट होना और कैबिनेट के अंदर डिफर होना, मैं ईमानदारी से वापस कहना चाहता हूँ, मैं 89 से राजनीतिक क्षेत्र के अंदर हूँ। पहला चुनाव मैंने 89 में छात्र संघ का लड़ा। 89 से पहले मैं अशोक गहलोत जी को जानता हूँ। उनके गृह जिले के अंदर ही मैं रहता हूँ, उनके पड़ोस के अंदर रहता आ रहा हूँ। और ये डेफर्ड डाउन क्यों किया, ये मेरी समझ से परे है। इसमें किसका फ़ायदा? किसी वर्ग का फ़ायदा, राज्य का फ़ायदा, कांग्रेस पार्टी का फ़ायदा? इस डेफर्ड डाउन करने से किसका फ़ायदा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। क्रेडिट की जंग तो नहीं, क्रेडिट तो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ। क्रेडिट की राजनीति, इसके अंदर अगर किसी को क्रेडिट लेना तो पहले दिन से कह रहा हूँ। ये मांग श्वासनी करने से पूर्व मैंने मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत तौर पर भी वो पूरी बात करी। ये अप्रैल को जब मैं सड़क पर उतरा, उससे पहले ये फैसला कर देते। आज भी मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बदनामी हरीश चौधरी पर करनी है, क्योंकि उनके खुद के लोग भी हैं, ऐसी बात थोड़ी है, हमारे दल के अंदर भी है, कई प्रादेशिक पार्टियां हैं, उनके अंदर भी वो उनकी बात जो तय की भी वो भाषा बोलते हैं, वो सब आरोप लगा ही रहे, विवाद कर ही रहे। पर हम लोग इस सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। क्रेडिट आप लो, आपको जिसको देना वो दो। कभी भी इस पूरे आंदोलन में हमने ये चर्चा करी कि ये फैसला किसने किया, क्यों किया, इसका जिक्र हमने किया क्या? कभी भी हमने नहीं करा। अगर क्रेडिट और डिसक्रेडिट का रास्ता हम लोग इख्तियार करते हैं तो हम सफ़र वहाँ से शुरू करते हैं। हमने सफ़र वहाँ से शुरू किया, जो हुआ उसको भूलो, अब इसको सुधार कैसे दिया जाए। क्रेडिट कोई भी ले, डिसक्रेडिट मेरे को दे दे, ये तमाम संघर्ष समिति को दे दे कि इनके कारण डिले हो रहा है, वो इनके कारण हो रहा है। अब तो क्रेडिट और डिसक्रेडिट में डिले ही होगा। जो देरी हो रही है वो इनके कारण हो रही है। कोई व्यक्तिगत नाराजगी मेरे से है तो उसके कारण भी, मुझे तो नहीं लगता कि व्यक्तिगत नाराजगी होगी। 10 तारीख को कैबिनेट डिफर होने से पहले, उस समाचार से पहले मुझे बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि व्यक्तिगत तौर पर मेरे से कोई भी नाराजगी हो सकती है, असहमति हो सकती है। हाँ, कैबिनेट डिफर होने के बाद मैंने जो ट्विटर के माध्यम से बात करी, मैंने 3 बात करी कि मैं स्तंभ हूँ, शॉक्ड हूँ कि अब मेरे सामने भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या चाहते हैं ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा। और ईमानदारी से मैं ओबीसी के साथियों को उस दिन मैंने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, चाहे मुझे कुछ भी कीमत क्यों नहीं चुकानी पड़े, कि मैं राजनीति के अंदर पद प्राप्ति के लिए नहीं आया हूँ, मैं कुछ सिद्धांत के लिए आया हूँ। 55 से लेकर आज तक मैंने राजनीति इस मुद्दों पर करी, उस मुद्दों के कारण चाहे मुझे व्यक्तिगत नुकसान क्यों नहीं हुआ। हाँ, मैं सिंपल, मैं बिल्कुल, 2017 के सर्कुलर का, हाँ, मैं आपको उसका बड़ा सिंपल थॉट बताता हूँ। क्या स्टेटस था उससे पहले, इस सर्कुलर के बाद में क्या स्टेटस हुआ, इसको थोड़ा निश्चित 2018 से पहले एक्स सर्विसमैन के संदर्भ में कोई क्लियरिटी नहीं थी। जो विभाग चाहता था अपने विभाग के उसी के अनुरूप भर्ती कर लेता था। 2018 के अंदर उस सर्कुलर के माध्यम से ये प्रावधान बना कि एक्स सर्विसमैन की मेरिट अलग से बनाई जाए, उसको वर्गों में नहीं बांटा जाए, SC, ST, OBC, NBC, उस वक्त तक EWS नहीं था, इन वर्गों में उसको नहीं बांटा जाए, और जहाँ जहाँ उस मेरिट के अंदर वो लोग आते हैं उस वर्ग के अंदर उनको शिफ्ट कर दिया जाए। ये प्रावधान थे। क्या मैं समझा पाया हूँ आपको कि 2018 से पहले क्या व्यवस्था थी? 2018 को ये व्यवस्था हुई। हम लोगों की मांग ये है कि वुमेन रिजर्वेशन, जो महिला का आरक्षण है, वो वर्गों में प्रोपोर्शनेटली होता है। अगर महिला
एससी है तो उसको एससी के अंदर उतने उसी अनुपात में मिलेगा, महिला एसटी है तो उनको उसमें मिलेगा, महिला ओबीसी है उसमें मिलेगा, महिला एनबीसी है उसमें मिलेगा, और महिला ईडब्ल्यूएस तो उसको अनुपातिक तौर के ऊपर मिलेगा। उसी तर्क के ऊपर भूतपूर्व सैनिकों को भी आप ये हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दो, 12.5% में उनका एक भी पद कम नहीं होना, पर वो पद हर रिजर्वेशन की व्यवस्था में हर वर्ग के भूतपूर्व सैनिक का अधिकार बनता है। इस व्यवस्था के अंदर एससी, एसटी, ईडब्ल्यूसी के अंदर चाहे वो भूतपूर्व सैनिक अपने वर्ग में टॉपर है, उसके बावजूद भी उसका सिलेक्शन उसके सामने नहीं हो रहा है, उसके साथ भी अन्याय हो रहा है, क्योंकि जब एक ही मेरिट बन रही है तो जो रिजर्वेशन का फायदा हॉरिजेंटल और वर्टिकल दोनों तौर के ऊपर भूतपूर्व सैनिकों को मिलना चाहिए। ये प्रावधान के अंदर हम लोग तब्दीली करने की हम लोगों ने मांग करी, और ये दूसरे स्टेट के अंदर भी। अब जो बात करी लीगली जब दूसरे स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर ये प्रावधान है जो मैं बात कह रहा हूँ उसमें, तो लीगल हर्डल इसके अंदर कुछ भी नहीं आ रही। हमारे प्रदेश के अंदर जब लॉ डिपार्टमेंट ने इसको अप्रूवल किया है तो लीगल तौर के ऊपर उसके अंदर भी कोई भी हर्डल नहीं आना चाहिए। नहीं, अब मुझे नहीं पता, इसीलिए तो मैंने ट्वीट किया, अगर मुझे पता होता। क्योंकि आप कैबिनेट के रहे हैं, विभाग सीएम के पास है, मुखिया सीएम है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं। दिव्या मदेठा ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी सरकार के ऊपर चल रही है। तीसरा, आपने कहा कि अब मंत्रियों वाला भी नया सिस्टम चल गया है, उनके पास भी जाएंगे। मैं स्पष्ट इन्वॉल्वमेंट है, क्या कोई मंत्री रोक सकता है? मैं स्पष्ट तौर पर कह रहा हूँ, मैंने सवाल भी स्पष्ट तौर के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से किया है। अगर मेरे को किसी और से, अगर मुझे ब्यूरोक्रेसी से सवाल करना होता, मुझे अगर महसूस होता कि ब्यूरोक्रेसी के कारण डेफर हुआ है, ब्यूरोक्रेसी का इसके अंदर डेफर होने का कोई भी रोल नहीं है। नहीं, ये इसके अंदर और किसकी है? नहीं, ये आपको ही प्रक्रिया पता है। आइदर मेजोरिटी ऑफ कैबिनेट और द पर्सन चेयर द कैबिनेट, वो मुख्यमंत्री जी होता, उन्हीं के पास ये अधिकार है। बाकी किसी को राय देने का अधिकार है, जो आप भी राय दे सकते हो, मैं भी दे सकता हूँ, भारत का कोई भी नागरिक या भारत के बाहर वाला भी नागरिक राय दे सकता, बट अधिकार तो मुख्यमंत्री जी का है, या बहुमत के अंदर कैबिनेट का है। हमारे यहाँ बहुमत का, जब तक मैं कैबिनेट का मेंबर मैं भी रहा हूँ, कि ये हमारे यहाँ जब तक मैं रहा हूँ ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बहुमत से कैबिनेट में डेफर हुआ। इसीलिए मैंने सीधा मुख्यमंत्री जी से ये सवाल किया है कि मैं आज नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपने डेफर किया, वो डेफर क्यों किया। अगर मैं समझ पाता तो मैं ट्वीट उनके सवाल से नहीं करता, जो मैं समझ पा रहा था उसको मैं पब्लिकली उस बात को करता, क्योंकि मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट व्यक्ति हूँ। हाँ, हो तो डरो नहीं। हम आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े हुए हर व्यक्ति ये मानता है कि हम सही हैं, इसलिए हम डरेंगे नहीं। अपनी जायज़ मांग सही तरीके से हम लोग, पहला कदम कैबिनेट के तमाम सदस्यों से हम लोग वार्ता करेंगे, उनको समझाएंगे। संगठन के अंदर मैं जुड़ा हुआ हूं, तो मैं व्यक्तिगत तौर पर प्रदेशाध्यक्ष से मिल चुका हूं, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सबसे मैं मिलकर ये बात करूंगा, और ये जल्दी हम लोग फैसला करवाएंगे। ये फैसला जायज़ है, इसलिए फैसला जल्दी होना चाहिए। 1.5 लाख भर्तियां राजस्थान के अंदर हो रही है। इस नियम से हजारों छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। हम मौन होकर और देरी करवाकर उनके साथ धोखा नहीं कर सकते। कई मेरे मित्र ये भी बात कह रहे हैं, साहब आपको चिंता किस बात की है? मुख्यमंत्री जी खुद इस वर्ग से आते हैं तो आपको न्याय मिलेगा, इतना तो आप विश्वास रखो। जो उनसे सहमत नहीं लोग हैं, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी है, कि साहब ये एक पारंपरिक तरीका है कि कोई भी मांग है वो धीमे धीमे डाई डाउन हो जाती है। मैं मारवाड़ से आता हूँ, हमारे
मारवाड़ के अंदर सबसे बड़ी त्रासदी मेहरानगढ़ दुखियांती हुआ। आज़ाद भारत के अंदर उससे बड़ी कोई भी हादसा नहीं हुआ। उसके संदर्भ के अंदर पूरी जो आयोग बना और आयोग के संदर्भ में सब जो प्रक्रिया हुई और वो मुद्दा आज धीमे धीमे डाई डाउन हुआ है लगभग। तो मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, ये ओबीसी की विसंगतियों का मुद्दा डाई डाउन नहीं होगा, चाहे हम खुद व्यक्तिगत तौर पर हरीश चौधरी खुद विलुप्त हो जाए, पर ये मुद्दा डाई डाउन नहीं होगा। अरे ये जो कैबिनेट हुई थी, आपकी शिमला में बातचीत हुई थी और ये तय था कि कैबिनेट इसी पर होगी और कैबिनेट के बारे में कहा भी गया कि इसी मुद्दे पर कैबिनेट होगी। में आ गई है। आप तो ये बता दीजिए यूनियन स्टैंड में कि क्या इसमें मुख्यमंत्री का रोल है, क्योंकि जो डेफर हुआ है वो डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री के हैं, क्या उनका रोल है या ब्यूरोक्रेसी का रोल है या फिर कोई मंत्री ऐसा कर सकता है? क्योंकि सर इसके साथ एक सवाल है, इसके साथ ही आपने एक वर्ड लिखा, एक विशेष विचारधारा के विरोध के चलते। ये तो कोई ना, मैं कह रहा हूँ ये किसी न किसी, आज कोई भी व्यक्ति, आज मैं जब ये बात कर रहा हूँ, मेरी विचारधारा है। वो विचारधारा क्या है? इंक्लूसिवनेस, प्रोपोर्शनेट, अनुपातिक तौर पर सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी। एक विचारधारा है कि नहीं, अनुपातिक तौर पर सबकी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं है, विरोध तो वही करेगा। और विरोध क्या, तो वो एक विचारधारा हुई। उस विचारधारा में जिस किसी ने भी इसको डिफर किया है वो इसी विचारधारा से, ये स्पष्ट है। मैं उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ किसने किया, पर जब ये डेफर हुआ तो किसी न किसी विचारधारा से प्रभावित होकर ही डेफर हुआ है। ये चीज है। कौन सी? नहीं, मेरे ट्वीट के अंदर बहुत सरल भाषा है, जो व्यक्तिगत तौर पर मैं मान रहा था, मैं एहसास कर रहा था, वो मैंने ट्वीट के माध्यम से मेरी भावनाओं को इजहार किया। ये डिफर हुआ और जब ट्वीट किया है उसके बीच में कई घंटे हैं, मैं मिनटों की बात नहीं कर रहा हूँ। वो क्यों हुआ, करने वालों ने मुझे उसका कारण भी नहीं बताया। होना ये चाहिए था, अगर हो भी गया तो कम से कम, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ी नीति निर्धारक संगठन के अंदर उसका मैं सदस्य हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एमएलए हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए। एक सामान्य नागरिक के तौर पर जो अपनी बात लेकर और सरकार के सामने रखता है, तो नैतिक जिम्मेवारी तो बनती है कि अगर नहीं हुआ तो वो क्यों नहीं हुआ, इतना हक और अधिकार तो एक सामान्य व्यक्ति भी रखता है। सर, कल से एक संघर्ष की स्थिति भी पैदा हुई है। जब मैं संघर्ष समिति राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से जब हमने बात कर उनको सहमत कर लिया, तो ये हम लोगों का दायित्व नहीं बनता, ये नैतिक जिम्मेवारी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की बनती थी कि वो अपने कैबिनेट कोलीग्स के कोई भी डाउट्स थे उनको दूर करें। जब ये डेफर हुआ तो ये क्या हम लोगों को संदेश मिला। और मैं आज भी कह रहा हूँ कि उस कैबिनेट के अंदर मैं सुनी सुनाई बातों के ऊपर कभी भी अपनी राय नहीं तो रखता हूँ, नहीं राय शेयर करता हूँ। उस कैबिनेट के अंदर मैं मौजूद नहीं था, या तो कैबिनेट में मौजूद कोई व्यक्ति हो वो बात कहे कि मेरा रुख ये था और उस व्यक्ति का ये रुख है, तो मेरे को अभी तक किसी ने ये बात नहीं कही। सर, लेकिन आपने एक लाइन बोला है कि कैबिनेट के तो जो भी बात करी है उन्होंने, आप उसके लिए कह रहे हैं। नहीं, मैंने किसी से कुछ कहा ही नहीं। मैंने प्रताप सिंह जी के संदर्भ में कोई बात नहीं करी। मैंने नहीं, वो नाराजगी मेरे से ज़्यादा प्रताप सिंह जी को आप लोग जानते हो। मेरे से तो जुम्मे जयपुर आए हुए 4 साल हुए, मेरे से ज़्यादा आप सब लोग जानते हो। वो उन्होंने जो भी बातें करी, उन बातों के अंदर मेरी तरफ से जो बात करनी थी मैंने बात की। सर, आप तो बस अगर कोई जाति के आधार पर ये बात कर रहा, जाति के आधार पर कोई भी ये बात नहीं। सर, एक कारण एक साथी को बदनाम करने के किसका क्या मकसद हो सकता है? आपने एक सवाल खड़ा किया था। नहीं, ये जो विवाद हुआ, हाँ, लेकिन आपको लगता है सर कि अंदर से ही कुछ आपकी सरकार या आपकी कैबिनेट के साथी को बदनाम करने की साजिश है इस पूरे? नहीं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैंने जो ट्वीट किया है, मेरे को ये समझ में नहीं आया। वो जो ट्वीट किया, मैंने सिर्फ ट्वीट करने के मकसद से ट्वीट नहीं किया।
जो कल भी जो दिन भर की घटनाक्रम थी, तो मैंने बड़ी ईमानदारी से आगे चलकर और बात की कि हम कभी किसी व्यक्ति के खिलाफ, किसी जाति के खिलाफ, किसी वर्ग के खिलाफ, किसी विचारधारा के खिलाफ विरोध करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा सोल पर्पस हमारे मुद्दे को पार करना है। मुद्दे पर हम सफलता कैसे प्राप्त करें, किसी के पास जाना पड़े तो मैं जाऊंगा। संघर्ष की स्थिति पैदा हो रही है। मैंने देखो, कैबिनेट के अंदर जो कुछ भी होता है वो सीक्रेट होती है, वो गोपनीयता होती है। तो मैं उनसे ये पूछकर कि कैबिनेट के अंदर आपकी क्या राय थी, वो गोपनीयता के अंदर मैंने सिर्फ ये उनसे बात करी कि इस मुद्दे के संदर्भ में कोई भी डाउट हुई आप तो मुझे बताओ, मैं स्वयं आपके घर पर आ जाऊंगा। पर ये कहीं भी हमारा आपस का टकराव नहीं है। ये जो आपस का टकराव बता रहे हैं, उनका मकसद और मंशा क्या है वो अलग बात है। ये कोई जाति की बात नहीं है, ये कोई वर्गों का टकराव नहीं है, जातियों का टकराव नहीं है। इस फैसले से प्रोपोर्शनेट, अनुपातिक तौर पर सबको फायदा होगा। मैं वापस दोहरा रहा हूँ, इस प्रावधान के अंदर EWS का भूतपूर्व सैनिक है, वो मेरिट से वंचित है तो उसको भी फायदा होगा। SC का भूतपूर्व सैनिक है, उसको भी फायदा होगा। NBC का भूतपूर्व सैनिक है, उसको भी फायदा होगा। ST को भी होगा।